Assalamu alaikum students, my name is Haris Ali Tahir and today we are going to start lecture number 1 first year chapter number 9 और चैप्टर नंबर 9 जो है हमारे पास वो है फिजिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड। अब फिजिकल ऑप्टिक्स के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो लाइट और लाइट से रिलेटेड जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, रूल्स हैं, उनको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास लाइट क्या होती है। स्टूडेंट्स, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है, एनर्जी की एक टाइप है। और लाइट के बारे में हमारे पास बहुत से ऐसे थ्योरीज हैं कि लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है, और इन थ्योरी से रिलेटेड बहुत सारे हमारे पास और रूल्स हैं। लेकिन सबसे पहले हम आज के लेक्चर में ये देखेंगे कि लाइट होती क्या है और लाइट किस तरह से ट्रैवल करती है। तो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, और जब लाइट आपकी आंखों में जाती है तो लाइट एक ख़ास किस्म की सेंसेशन प्रोड्यूस करती है जिसके ज़रिए से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं या देख पाते हैं। अब लाइट से रिलेटेड जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास फॉर द पैसेज ऑफ टाइम बहुत सारी थ्योरीज हमारे सामने आई। जैसे कि न्यूटन ने लाइट से रिलेटेड एक थ्योरी हमें दी जिसको हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। और कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अकॉर्डिंगली लाइट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जब ट्रैवल करती है तो न्यूटन के अकॉर्डिंगली लाइट असल में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्टिकल्स का फ्लो है जो कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते हैं। जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक सोर्स है लाइट का या एक टॉर्च है जिसमें से लाइट निकल रही है, तो जब ये लाइट इस एक जगह से निकल कर दूसरी जगह तक पहुँचती है तो बेसिकली बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह तक पहुँच जाते हैं। ये कहना था न्यूटन का। अब इस थ्योरी से हमने लाइट की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को साबित भी किया। बहुत सारे ऐसे फिनोमिनाज थे लाइट के जो कि इस थ्योरी से प्रूव होते थे। जैसे कि रिफ्लेक्शन है हमारे पास, अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल कंसिडर कर लें तो हमारे पास इससे रिफ्लेक्शन का जो फिनोमिना है लाइट का वो बहुत आसानी से प्रूव होता था। लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे फिनोमिनाज भी हमने देखे जो कि लाइट परफॉर्म करती है, लेकिन अगर हम लाइट को एज अ पार्टिकल या स्मॉल पार्टिकल्स कंसिडर कर लें तो वो फिनोमिनाज जो लाइट परफॉर्म कर रही है इस थ्योरी से प्रूव नहीं होते थे। तो इस तरह बहुत सी कन्फ्यूजन थी। इस तरह के कुछ हमारे पास जो फिनोमिनाज हैं जो कि इस थ्योरी से प्रूव नहीं होते, जैसे कि इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, ये कुछ ऐसे फिनोमिनाज हैं जो कि लाइट हकीकत में परफॉर्म तो करती थी या करती है, लेकिन अगर हम ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी को माने कि लाइट एक पार्टिकल है तो ये पार्टिकल इस कैरेक्टरिस्टिक को पूरा नहीं करते थे, जिसकी वजह से ये जो न्यूटन की थ्योरी थी ये इतनी कारआमद साबित नहीं हुई। अब इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे। इन चीज़ों को प्रूव करने के लिए एक और साइंटिस्ट जिनका नाम हाइजन है, ये एक डच साइंटिस्ट हैं, इन्होंने एक और थ्योरी हमें दी जिसके अकॉर्डिंगली इन्होंने ये कहा कि लाइट जो है ये एक वेव है और लाइट वेव की तरह ट्रैवल करती है। और जब हम इस थ्योरी को मान कर चलते हैं तो हम आगे चैप्टर में भी पढ़ेंगे कि जब हम लाइट को एज अ वेव कंसिडर करते हैं तो हमारे बहुत से जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइट्स की वो इस थ्योरी के अकॉर्डिंगली प्रूव हो जाती थी। अब लाइट एज अ वेव कैसे ट्रैवल करती है, उसकी कौन कौन सी उसमें खसूसियात हैं और हम उसको कैसे स्टडी कर सकते हैं, ये हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। अब लाइट कैसे ट्रैवल करती है एज अ वेव, इसको समझने के लिए जो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है वो है वेव फ्रंट्स। अब वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, इनको हम किस तरह से साबित करते हैं, ये भी हम इस चैप्टर में देखें। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने कहा कि लाइट एक वेव है। अब लाइट एक वेव है ये तो हमें पता लग गया, लेकिन ये किस तरह ट्रैवल करती है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ऐसी वेव जो हम जिससे हम वाकिफ हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके ज़रिए वेव फ्रंट्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं लाइट इज़ द एनर्जी विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन टू आवर आइज एंड हाइगन्स थ्योरी अबाउट लाइट वाज दैट लाइट इज़ अ वेव। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने नोट डाउन भी कर लेनी है। अब जो हमारा टॉपिक है वो है वेव फ्रंट्स। वेव फ्रंट्स क्या होते हैं, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इसको आपको सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास
वेव्स हैं जिससे हम वाकिफ हैं या जिससे हम फेमिलियर हैं, उसके जरिए वेव फ्रंट्स के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट करें आपके पास वाटर है और आप इसके अंदर एक पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करते हैं। अब जो आपके पास ये पेंसिल है ये एक पॉइंट सोर्स है जो कि ये वेव्स प्रोड्यूस कर रही है। तो जैसे ही आप इस पेंसिल को अप एंड डाउन मूव करेंगे आप देखेंगे कि पानी के अंदर वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी और ये वेव्स सोर्स से अवे मूव करना शुरू हो जाएंगी। अगर हम इन वेव्स को रोक के इनका जायजा लें तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो वेव्स हैं ये किसी पॉइंट पर अप हैं और किसी अगले पॉइंट पर डाउन है। जो अपर पॉइंट्स हैं इस वेव का, उस पॉइंट को हम क्रस्ट कहते हैं और जो लोअर पॉइंट्स हो गए उनको हम ट्रफ्स कहा करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे क्रस्ट एंड ट्रफ्स पैदा हो रहे हैं। तो जो सबसे पहला क्रस्ट है, अगर हम यहाँ पे एक वेव बनाएं और इसी वेव को थ्रू आउट द सरफेस, हमारा जो पानी का पूरा सरफेस है इसके ऊपर अगर इसको घुमा दें तो आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी वेव्स जो है ये चारों तरफ फैल जाएंगी। अब पहला जो क्रस्ट है इस वेव का अगर आप देखें और बाकी तमाम वेव्स के ये क्रस्ट देखें, अगर आप इन पे एक पॉइंट लगा दें और इन सब पॉइंट्स को एक साथ मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास एक सर्कल जो है वो बन जाएगा। इसी तरह जो नेक्स्ट क्रस्ट है अगर आप उसके ऊपर भी पॉइंट लगाएं और उन पॉइंट्स को फिर से मिला दें तो फिर ये एक और सर्कल बन जाएगा। और इसी तरह अगर आप करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर बहुत सारे सर्कल बनते जा रहे हैं और हकीकत में ये सर्कल्स ही वो वेव्स हैं जो कि सोर्स से निकलकर आगे की तरफ जा रहे हैं। अब ये जो सर्कल बन रहा है बेसिकली यही हमारा वेव फ्रंट कहलाता है। अब यहाँ पर तो हमने पानी की मिसाल ली, अब अगर आप एक लाइट सोर्स की मिसाल ले लें, एक लाइट पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट है जिसमें से लाइट निकल रही है, तो जब आप देखेंगे उसके अंदर से भी इसी तरह से वेव्स जो हैं वो निकलेंगी। लेकिन यहाँ पे क्या फ़र्क होगा कि जब हमने पानी की मिसाल ली थी तो उसमें वेव्स सिर्फ 2 डायमेंशन में ही मूव कर रही थी, क्योंकि ये लाइट सोर्स है। तो लाइट सोर्स के अंदर जो वेव्स निकलेंगी ये चारों तरफ निकलेंगी। इट मीन्स कि ये 3 डायमेंशंस के अंदर ये वेव्स निकलेंगी। और अगर अब हम यहाँ पर 3 डायमेंशंस के अंदर भी जो सेम क्रस्ट्स हैं, अगर हम उन सेम क्रस्ट्स को मिला दें आपस में, तो अब यहाँ पर जो चीज़ बनेगी वो एक सफियर बनेगा। और इसी तरह जब हम नेक्स्ट क्रस्ट को आपस में मिलाते हैं तो ये एक और सफेयर बनता है। अब यहाँ पर सर्कल नहीं बन रहा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर सफेयर बन रहा है। इट मीन्स कि जब हमने सेम फेज वाले पॉइंट्स को आपस में मिलाया तो जो सरफेस हमारे पास बना वो हमारा वेव फ्रंट कहलाता है। तो लाइट की कंडीशन में जो हमारा वेव फ्रंट बनता है वो एक सफेयर बनता है। बुक के ऊपर जो उन्होंने दिखाया हुआ है उससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, वो एक सफेयर ही है, क्योंकि सफेयर को हम बुक में ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए ये वहाँ पर इस तरह की शक्ल उन्होंने बनाई हुई है। लेकिन बेसिकली ये एक सफियर ही बन रहा है। और जो लाइट की रेज यहाँ पर दिखाई गई हैं, दीज आर जस्ट इमेजिनरी लाइंस टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फेजेस, वेव फ्रंट्स। सो स्टूडेंट्स, ये वेव फ्रंट था हमारे पास, इसकी अब डेफिनेशन देखते हैं। सो बाय ज्वाइनिंग द सरफेस पॉइंट्स ऑफ वेव विच हैव द सेम फेज, किसी भी सरफेस के ऊपर जो सेम फेज वाले पॉइंट्स हैं जब हम उनको मिला देते हैं तो हमारे पास जो चीज़ बनती है वो एक वेव फ्रंट बन जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स होता है, जैसे मैंने आपको बताया, तो उसकी वजह से वेव फ्रंट जो है हमारा वो किस तरह से। इन केस ऑफ पॉइंट सोर्स द वेव फ्रंट आर स्फेरिकल इन शेप। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब भी आपका पॉइंट सोर्स होगा तो उसके नतीजे में जो बनने वाला वेव फ्रंट होगा वो हमारा स्फेरिकल होगा, 3 डायमेंशनल, वो कोई सर्कल नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारा वेव फ्रंट्स था। इसके बाद वेव फ्रंट से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, 2-3 और पॉइंट्स हैं जिनका हमें पता होना बहुत ही ज़रूरी है। इसी के साथ एक चीज़ और है जो स्टूडेंट्स आपको पता होना लाजमी है, वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स इज लैम्डा। जो 2 वेव फ्रंट्स के दरमियान का फासला होगा, कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट्स के दरमियान का फासला होगा, उसको हम लैम्डा कहेंगे। ये स्टूडेंट्स आपको लाजमी बात जो है वो पता होनी चाहिए। इसके बाद स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास जो सोर्स है वो लाइन सोर्स हो, अभी तक हमने पढ़ा था पॉइंट सोर्स, अब अगर लाइन सोर्स होगा तो अब हम देखते हैं हमारे पास किस तरह की वेव फ्रंट बनेगी। इन केस ऑफ लाइन सोर्स द वेव फ्रंट्स आर सिलेंड्रिकल इन शेप। यानी कि अगर आपके पास एक लाइन सोर्स हो तो लाइन सोर्स के नतीजे में जो आपके अगला वेव फ्रंट बनेगा
वो भी हमारे पास सिलेंड्रिकल बनेगा। अब वो स्फेरिकल नहीं बनेगा, अब वो सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर की शेप में ही आपकी वेव जो है वो आगे की तरफ बढ़ती जाएगी और सिलेंडर की शेप में ही वो आगे की तरफ बढ़ेगा। लास्ट जो कि वेव फ्रंट से रिलेटेड हमारे पास क्वांटिटी आती है, पॉइंट आता है, वो है प्लेन वेव फ्रंट्स। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन वेव फ्रंट्स। जो प्लेन वेव फ्रंट्स हैं स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं इन केस ऑफ अ डिस्टेंट सोर्स। अब सबसे पहले तो मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि प्लेन वेव फ्रंट कहने का मेरा मतलब क्या है। हमने अभी तक पढ़ा कि जब एक पॉइंट सोर्स होता है तो उसके नतीजे में एक जो स्फीयर है वो बनता है लाइट का और वही आगे बढ़ता है, और जो लाइन होती है उसके नतीजे में एक सिलेंडर बनता है और उसी तरह से सिलेंडर की सूरत में ही हमारी वेव आगे बढ़ती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्लेन वेव फ्रंट की। ऐसा वेव फ्रंट जो कि बिल्कुल भी कर्व्ड ना हो, बिल्कुल प्लेन हो। अब ये कैसे बनता है? नेचर में भी बनता है और इसको हम खुद भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम नेचर में देखेंगे किस तरह बनता है। फर्ज करें कि हमारे पास जो सन है, इसको अगर हम एक पॉइंट सोर्स मान लें, तो सन के अंदर से निकलने वाली जो वेव होगी या वेव फ्रंट होगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, और ये एक बहुत बड़ा स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा। और जब ये वेव फ्रंट हमारी अर्थ तक पहुंचेगा, तो क्योंकि अर्थ से सन का फासला बहुत ज़्यादा है, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते ये स्फीयर जो है ये बहुत ही बड़ा हो जाएगा, और जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो अर्थ इस वेव फ्रंट के आगे बहुत ही छोटी सी होगी। तो जब ये इसके पास पहुंचेगा तो इसका जो इस वेव फ्रंट का जो पोर्शन अर्थ तक पहुंचता है वो बिल्कुल इसी तरह से बन जाता है जैसे कि कोई एक प्लेन हमारे अर्थ तक पहुंच रहा है। तो इस वेव फ्रंट को हम कहते हैं प्लेन वेव फ्रंट, ऐसा वेव फ्रंट जो कि बिल्कुल प्लेन हो जाए। तो देखते हैं, इन केस ऑफ अ डिस्टेंट सोर्स, ऐसा सोर्स जो बहुत दूर पड़ा हुआ है, द वेव फ्रंट will become the part of a very large radii। तो जो आपका वेव फ्रंट है वो बहुत ही ज्यादा बड़े रेडियाई का, यानी बहुत ही दूर से आ रहा है इसलिए बहुत ही बड़ा हो गया। A limited portion taken on such a wave front is called plane wave front। तो अगर हम इतने बड़े वेव फ्रंट के अंदर से एक छोटा सा पोर्शन लेते हैं जिसको हम प्लेन वेव फ्रंट कहते हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि अगर हमने किसी वजह से, किसी स्टडी की वजह से कोई वेव फ्रंट बनाना है तो वो हम किस तरह से बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये भी हम देखते हैं, हाउ टू ऑब्टेन प्लेन वेव फ्रंट्स। ऐसे वेव फ्रंट्स जो कि प्लेन है, हम इसको किस तरह ज़मीन पे या हमारी लेबोरेटरीज के अंदर इसको हम किस तरह से बना सकते हैं। प्लेन वेव फ्रंट्स आर यूज्ड इन स्टडी ऑफ डाइफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। जो हमारे प्लेन वेव फ्रंट्स हैं इनको हम डाइफ्रैक्शन में भी इस्तेमाल करते हैं और इंटरफेरेंस में भी इस्तेमाल करते हैं लाइट की। सो दे हैव very much importance in our studies, so we have to know how to create wave fronts in our labs. So in order to produce them in labs we need a convex lens। जब हम एक convex lens के फोकस के ऊपर एक लाइट सोर्स रख दें, यहाँ पर मैंने एक लाइट सोर्स रखा हुआ है, ये मेरा एक convex lens है, तो जैसे ही यहाँ से लाइट निकल कर इस convex lens पर पड़ती है तो आप जानते हैं कि लाइट हमारी जो है वो बिल्कुल पैरेलल हो जाती है। अब इन पैरेलल रेज की वजह से जो वेव फ्रंट बनता है वो हमारा ये प्लेन वेव फ्रंट कहलाता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है हाइगन्स प्रिंसिपल। हाइगन्स प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास कोई वेव फ्रंट बन रहे हैं तो अगला जो वेव फ्रंट बनना है वो हमारे पास किस शेप का बनेगा और वो हमारे पास कितने फासले पे बनेगा। यानी कि अगर हम किसी वेव फ्रंट के बारे में अंदाज़ा लगाना चाहते हैं या किसी वेव फ्रंट को फाइंड करना चाहते हैं कि वो हमारे पास कितनी दूर बन रहा है या उसकी शेप हमारे पास किस तरह से होगी, तो उसके लिए हाइगन ने हमें दो पोस्टुलेट्स दिए जिनके ज़रिए हम किसी भी वेव फ्रंट के बारे में प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यानी कि हम उसके बारे में बता सकते हैं कि हमारा जो वेव फ्रंट बनना है वो किस तरह का बनेगा और कहाँ पर बनेगा। सो स्टूडेंट्स, इसको भी देखते हैं। तो सबसे पहले पोस्टुलेट है, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे, देखेंगे, उसके बाद फिर मैं आपको इसको समझाऊंगा कि ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है और हम किस तरह से किसी भी वेव फ्रंट के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर कर सकते हैं। सो जो सबसे पहला पोस्टुलेट हमारे पास आता है, इट सेज एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड as a secondary source, as a source of secondary wavelet।
यानी कि वो कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई वेव फ्रंट मौजूद है पहले से, अगर हम उसके ऊपर पॉइंट्स बना लें तो हर एक पॉइंट जो है वो आगे नए वेव फ्रंट्स जो है उनको पैदा करेगा। एवरी पॉइंट ऑफ अ वेव फ्रंट मे बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। यानी कि फर्ज करें हमारे पास एक वेव फ्रंट है, इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, ये पॉइंट्स जो हैं ये फर्दर सोर्स बन जाएंगे अगले वेवलेट्स के। यानी हर एक पॉइंट जो है वो फर्दर वेवलेट्स को प्रोड्यूस करेगा, विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, जो कि आगे की जानिब आगे की तरफ ही मूव करेंगे। विच स्प्रेड आउट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन विद अ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। और इनकी स्पीड भी वही होगी जिस स्पीड से आपकी जो लाइट की वेव्स हैं वो ट्रेवल कर रही हैं। दोबारा से इसको समझते हैं। कहता है जब भी हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट हो तो उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो आगे कंसिडर किए जा सकते हैं सेकेंडरी सोर्स के, और वो पॉइंट्स अलग-अलग से अपने अपने वेवलेट्स प्रोड्यूस करेंगे जिनकी स्पीड जो है वो हमारी वेव के बराबर ही होगी। सो ये हमारे पास हाइगन का पहला पोस्टुलेट था। सेकंड पोस्टुलेट हमारे पास है द न्यू पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट। अब जो नए वेव फ्रंट्स ये हमारे पास, ये वाले जो वेव फ्रंट्स मैंने बनाए, ये जो नए वेव फ्रंट्स बन रहे हैं आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद, जाहिर है जब कुछ टाइम गुजरेगा तो हमारे वेव फ्रंट्स कुछ फासला तय कर चुके होंगे, कैन बी फाउंड by constructing a surface that touches all the secondary wavelets। इसकी वजह से अगर हम एक सरफेस बनाए जो सारे के सारे वेवलेट्स को टच करता हुआ जाए, तो ये जो हमारा सरफेस बनेगा ये हमारा अगला वेव फ्रंट बन जाएगा जिसको हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। इसको मैं दोबारा बताता हूँ कि जब हमने पॉइंट्स बना के नए वेव फ्रंट्स फाइंड आउट कर लिए थे, तो जब हम इन सारे वेवलेट्स को टच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन की वजह से जो सरफेस बनेगा बेसिकली वो ही हमारा अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। तो ये दोनों पोस्टुलेट जो हैं ये हाइगन प्रिंसिपल के पोस्टुलेट हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। और अभी तक का जो आज का हमारा लेक्चर भी हमारे मुकम्मल इस चैप्टर को समझने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर जो छोटी छोटी डिटेलिंग है, छोटी छोटी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आपको आने वाले लेक्चर्स जो हैं वो बड़ी आसानी से समझ आएंगे। स्टूडेंट्स, आपने ये बात याद रखनी है कि आज से हम जब वेव की या लाइट की बात करेंगे या लाइट की वेव की बात करेंगे तो आपने ये याद रखना है कि लाइट जो है वो वेव है, और ये जो वेव है ये किस तरह से मूव करती है, ये वेव फ्रंट्स की शक्ल में मूव करती है। और वेव फ्रंट्स जब मैं कहूँगा तो आपको वो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट आपके जहन में आ जाना चाहिए। अब मैं आपको यहाँ पर जो इन दो पोस्टुलेट्स से हमने अंडरस्टैंड किए बात उसको समझाता हूँ। फर्ज करें कि ये मेरे पास ए से बी तक एक वेव फ्रंट मौजूद था पहले से, ये वेव फ्रंट था। अब मैंने आपको बताया था कि इस हाइगन प्रिंसिपल के ज़रिए हम अगले वेव फ्रंट के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं और उसको फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे पहले पोस्टुलेट ने कहा था कि जो वेव फ्रंट हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसके ऊपर कुछ पॉइंट्स बना लें तो ये जो पॉइंट्स होंगे ये सेकेंडरी सोर्स बन जाएंगे और हर पॉइंट अपना अपना वेवलेट जो है उसको प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो पॉइंट है इसका ये वेवलेट है, इस पॉइंट का ये वेवलेट है, इस पॉइंट का ये वेवलेट है, ये सारे के सारे इन पॉइंट्स के वेवलेट्स बन गए। सेकेंड पोस्टुलेट में हमें हाइगन ने कहा कि ये जो हमारे सारे वेवलेट्स बने हैं, अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन इन तमाम के तमाम वेवलेट्स को टच करती हुई गुजरे तो जो सरफेस बनेगा वो हमारा अगला वेव फ्रंट बन जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन मैंने बनाई, अब ये जो लाइन बनी और ये जो सरफेस बना, ये हमारे पास एक स्फेरिकल वेव फ्रंट बन गया। अब यहाँ पर तक क्योंकि हम स्फीयर को
ड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन आपने ये इमेजिन करना है कि ये जो हमारा सरफेस बन रहा है ये एक स्फीयर बन रहा है। तो हमने हाइगन के दोनों पोस्टुलेट को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर नेक्स्ट वेव फ्रंट फाइंड आउट कर लिया। अब आप देख सकते हैं क्योंकि हमारा पिछला वेव फ्रंट जो है वो एक स्फीयर था, जिसकी वजह से हमारा अगला वेव फ्रंट भी एक स्फीयर ही बना है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पर दी हुई है कि अगर मेरे पास एक प्लेन वेव फ्रंट पीछे से आ रहा है तो मैं इसके ऊपर अगर पॉइंट्स बना दूं तो अब इस पॉइंट की वजह से जो हमारा आगे वेवलेट बनेगा वो ये है, इसकी वजह से ये, इसकी वजह से ये, और ये सारे वेवलेट्स मैंने ड्रॉ कर लिए। सेकंड हमारा जो पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो सारे के सारे सरफेसेस को टच करती हुई गुजरे, तो आप ये देख रहे हैं कि ये वाला हमारा जो लाइन बनी ये अगला वेव फ्रंट बन गया हमारे पास, और ये वाला जो वेव फ्रंट है ये प्लेन वेव फ्रंट बन गया। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम हमारा जो चैप्टर 9 है इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी जो चीज़ें हमारी रहती हैं उनको भी देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।